हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हमारे हम कहानी पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहानी में हम राजा निर्वंशिया आज कहानी हमारी रहेगी। आपको मैं दिखा दूं कहानी, आपको कुछ इस प्रकार से आपको कहानी के मेरे नोट्स नज़र आएंगे आपको। ठीक है, संपूर्ण कहानी और उसका मुख्य विषय, महत्वपूर्ण कथन, मतलब महत्वपूर्ण कथन क्या, कथन तो सारे ही हैं। आलोचनात्मक समीक्षा, यानी इस कहानी के बारे में विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा है, बच्चन सिंह ने क्या कहा है, ठीक है, रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा हिंदी साहित्य गद्य इतिहास में अपने, ठीक है। और इस कहानी, ये संपूर्ण कहानी है। इसमें जो भी पॉइंट मुझे अंडरलाइन यानी अच्छा लगा कि हाँ ये कहानी पूछी जा सकती है, यहाँ से आपकी कहानी है, ठीक है। क्या नाम है इसका, यहाँ से कहानी, ठीक है। देखो, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, यहाँ से, ठीक है। इसमें देख लो 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियाँ फूल, ये यानी कहानी में कहीं भी पॉइंट जो पूछने लायक है वो आपको अंडरलाइन मिलेगा, कलर मिलेगा, ठीक है। ये संपूर्ण कहानी आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कुछ नोट्स इनके तैयार किए हुए हैं। यानी इस कहानी को आप पढ़ के इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम यूजीसी नेट में तो आपसे बाहर नहीं होगा, ठीक है। वो चाहे किसी की आलोचनात्मक समीक्षा हो या कुछ भी हो, इससे बाहर आपसे एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, इसी प्रकार से मैं कहानी बनाता हूँ, इसी प्रकार से नोट्स थोड़ा और गहराई से अच्छा बनाता हूँ, क्योंकि कहानी में तो पॉइंट अंडरलाइन कर देता हूँ। नोट्स में क्या होता है कि जो पॉइंट होते हैं उसमें अच्छे, वो मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। बस कथन पढ़ो, उसके संबंधित इसके विषय बात क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ठीक है। सब बेहतरीन तरीके से आपको मैं क्लास पे क्लास, ये 3 से 4 क्लासें दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हम प्रयोगवाद समाप्त कर चुके हैं। कहने का नई कविता, हम अब गद्य पे पहुँचने वाले हैं। भारतीय काव्यशास्त्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। पाश्चात्य में आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों का जो क्रम है, कभी भी याद नहीं होता ना, पाश्चात्य कवि जो उनके जन्म समय नहीं याद होते ना। मेरे चैनल से अब आए हो, अब याद होगा। मैंने एक ऐसा गाना बनाया है कि जितने पाश्चात्य काव्य शास्त्री आपको जो दृष्टि में मिलेंगे, कहीं से भी मिलेंगे, जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाएंगे, सबका क्रम एक ही आल्हा के रूप में आपको सुनाऊंगा और वो सब क्रम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नाटक, निबंध हमारी कंप्लीट हो चुकी है। भारतीय काव्य शास्त्र कंप्लीट हो चुका। अब हम पाश्चात्य पे आने वाले हैं। एक बार फिर कहना चाहता हूँ आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये मेरा नंबर है 97 21 56 58 75। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे, ठीक है, और बोलोगे सर मुझे नोट्स चाहिए। आपको पेमेंट मात्र 299 में आपको संपूर्ण नोट्स यूजीसी नेट के दिए जाएंगे। उसमें उपन्यास और निबंध को अभी नहीं, एग्जाम के समय में वो अपने आप से पढ़ते रहना, क्योंकि उसका अभी मेरे पास समय नहीं है। बन जाएगा तो वो भी भेजूंगा, नहीं तो 8 यूनिट की मेरी जिम्मेदारी है, मैं भेजूंगा, ठीक है। और 8 यूनिट ही पढ़ना ही चाहिए। उन दोनों यूनिटों को उतना नहीं पढ़ो, थोड़ा हल्के से पढ़ो। कारण यही है क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो 8 यूनिट पे इधर उधर पकड़ बना लोगे, बाकी फर्स्ट पेपर पे तो आपका अच्छा जाएगा एग्जाम, ठीक है। अगर हाँ जून वाले हो तो नहीं, अगर दिसंबर वाले की आप टारगेट कर रहे हो तो इसी प्रकार से नोट्स आपको उपन्यास और निबंध की के भी मिलेंगे, ठीक है। चलो व्हाट्सअप जाना, और आप लो या बैच ना, नोट्स ना लो, फिर भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूँ। एक जो ग्रुप जो है चलता है मेरा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो राजा निर्वंशिया आप कहानी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। कमलेश्वर की कहानी है, याद रखना, कमलेश्वर नए समकालीन कवि हैं। यह एक कहानी राजा निर्वंशिया जो 1957 में, कमलेश्वर का कहानी जो पहला कहानी संग्रह है, याद रखना, ये 1957 में थे राजा निर्वंशिया। ये कहानी संग्रह है, ये भी याद रखना, इसी में कहानी है, ठीक है। तो राजा निर्वंशिया जो कहानी है उसमें कौन कौन सी कहानियाँ जुड़ी हैं, जैसे एक है देवा की माँ सबसे पहली, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़ और राजा निर्वंशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी राजा निर्वंशिया में पूछे जाए कुल कितनी कहानियाँ सम्मिलित हैं, तो 7 कहानियाँ, और 7वीं कहानी हमारी कौन सी है, राजा निर्वंशिया। कौन सी है, राजा निर्वंशिया, ये आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो, इसका प्रतिपाद्य क्या है, राजा निर्वंशिया एक पौराणिक कथा, ये भी याद रखना। कैसी कथा है, पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक, ठीक है, कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से, याद रखना ये दोहरी कथा इसमें। इसी देखो, एक कहानी आपकी दोहरी कथा है,
और नाटक आप पढ़ोगे एक द्रोणाचार्य, उसमें भी दोहरी कथा नजर आती है, ठीक है, अरविंद की और द्रोणाचार्य की सम्मिलित, ठीक है, माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती हुई एक नई कहानी है। और ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है ये कहानी, ठीक है। मुख्य पात्र हम लोग देख लेते हैं। जगपति क्या है, ये कथावाचक का स्कूल का दोस्त है, ठीक है, जगपति। वकील के यहाँ ये क्या होता है, मुहर्रिर होता है। और चंदा का क्या होता है, पति होता है। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए ये घायल होता है, 6 इंच इसके घाव हो जाता है, हम ये भी अभी पढ़ाएंगे आपको। ये मध्यवर्गीय व्यक्ति है, याद रखना, और अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है लास्ट में, ठीक है। मरते वक्त 2 पर्चे छोड़ता है, एक चंदा के नाम छोड़ता है और दूसरा कानून के नाम छोड़ता है, ये कहानी, ठीक है। चंदा ये जगपति की पत्नी है, ठीक है। हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने के लिए तैयार हुई थी। बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को ये बाध्य होती है कहानी, ठीक है। मायके में, और अंत में मधुसूदन, याद रखना, मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जो द्वारा दी जाती है, ठीक है। जगपति तथा चंदा, याद रखना, मैनपुरी के निवासी हैं तथा संतानहीन है। बहुत अच्छी बात ये याद रखना, मैनपुरी याद रखना। बच्चन सिंह अस्पताल में क्या है, कंपाउंडर हैं, और मैनपुरी के सदर अस्पताल में इनका तबादला होता है। लकड़ी के धंधे में जगपति का साझेदार होता है कौन, यही बच्चन सिंह। और राजा निर्वंशा एक राज्य का संतानहीन राजा और कुशल शासक है। मेहतरानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग करके चले जाते हैं राजा। रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती हैं। एक प्रसंग में याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा रूप धर के गई थी, भटियारिन का। भटियारिन के रूप में राजा के साथ सम्मुख उपस्थित होती हैं। अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती हैं। कितने, 2 पुत्रों को जन्म भी देती हैं। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा रानी देके कहते हैं कि ये मेरे ही बच्चे हैं। माँ, याद रखना, एक इसमें कथावाचक की माता हैं जो बच्चों को राजा निर्वंशा की कथा सुनाती है। कथावाचक मैट्रिक पास, यानी, ठीक है, मैट्रिक पास है। और इसमें कुछ पात्र हैं, देख लो, जमुना सुनार भी हैं, चाची है, और सकूरे पात्र भी याद रखना इसमें, ठीक है। विशेष देखो क्या है, ये लोक कथात्मक शैली पर आधारित है कहानी। दूसरी, प्राचीन एवं आधुनिक युग की 2 समांतर कथाएं, राजा निर्वंशा की कथा और जगपति तथा चंदा की कथा। और एक है, दोनों कथाओं की अंतिम पंक्ति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलता की प्रस्तुति है। आलोचनात्मक समीक्षा देखते हैं, वे वेरी इंपॉर्टेंट, ये समीक्षाएं जरूर पढ़ लिया करो। विश्वनाथ त्रिपाठी क्या कहते हैं, क्योंकि पता है होना चाहिए कि आपको अभी वो कौन सी कहानी है, चीफ की दावत पे विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन पूछा जा चुका है इसी यूजीसी नेट दिसंबर में, तो क्या पता जून में भी पूछ ले। नर नारी के प्रेम की अवधारणा में जो उदारता कहानियों में दिखलाई पड़ती है, उसका कारण कहीं ना कहीं नारी का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और शिक्षित होना भी है। इस दृष्टि से कमलेश्वर का राजा निर्वंशा और रविंद्र कालिया की कहानी 9 साल की छोटी पत्नी उल्लेखनीय। यह कथन पूछा जा सकता है किसका है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है, ठीक है, जिसका है विश्वनाथ त्रिपाठी। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, पेज नंबर 364 पे जाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा कि कमलेश्वर की कहानियों में युगीन संक्रमण का मूल्य अन्वेषी स्वर मिलता है। मूल्यांवेषण की दृष्टि उसे आस्था देती है। उनकी विकास यात्रा में बोध के विभिन्न संदर्भ और जीवन, याद रखना, थोड़ा कहीं टाइपिंग में हो जाता है, जीवन के विविध आयाम दिखाई देंगे। उनके संघर्ष में जिजीविषा, और जिजीविषा में जो संघर्ष है वह पूरी जिंदगी के साथ लिपटा हुआ। यह कथन बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, याद रखना। कमलेश्वर का सशक्त कहानीकार है, याद रखना, कमलेश्वर सशक्त कहानीकार हैं। यह शक्ति रोमानियत से अलग होने और भाषाई संरचना के संयम में निहित है। इस संयम की शुरुआत देवा, याद रखना, देवा की माँ राजा निर्वंशा से ही हो जाती है। नीली झील जो लिखा नहीं जाता, आदि में उसका पूरा विकास दिखाई देता है। उसकी भाषा कहानी और कहानी भाषा संपूर्ण संरचना में इतनी निस्संगता दूसरे कहानीकार में नहीं पाई जाती। ये बात किसने कही, बच्चन सिंह ने कही है। देखो, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हिंदी साहित्य का जो गद्य इतिहास है, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं इनके बारे में।
जो अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो जो कहानीकार है, नाटककार है, निबंधकार है, कविताकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनसे जुड़ी संबंधित सारी बातें आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम यहीं से बनता है। कमलेश्वर का जन्म 1932 में, मृत्यु 2007 में होती है, आपको पता होना चाहिए। ये नई कहानी के पुरोधाओं में से एक है, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। 1972 ईस्वी में आपने समांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। आपके कई कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह याद रखना, राजा निबंसिया जो 57 में आया, कस्बे का आदमी 58 में आया, ठीक है, और खोई हुई दिशाएं ये कब आई, 63 में, मांस का दरिया 66 में, बयान 73 में, आज़ादी मुबारक 2002 में। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजा निबंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक, ये सब किसके हैं, संग्रह कमलेश्वर के हैं। अब 2001 ईस्वी में आपकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियों, याद रखना किसके, समग्र कहानियों शीर्षक से प्रकाशित हो गया है। और समांतर कहानी इंपॉर्टेंट, समांतर कहानी आंदोलन के माध्यम से आपने आज की भयावह परिस्थितियों में आम आदमी, याद रखना कौन सा, आम आदमी के संघर्ष को वाणी देने का प्रयत्न किया था। इस आंदोलन ने आपको कहानी साहित्य के केंद्र में बनाए रखा। नई कहानी के दौर में, याद रखना, नई कहानी के दौर में आपकी राजा निबंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जार्जम पंचम की, याद रखना ये पूछी जा चुकी इनकी कहानी है, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत जैसी कहानियां विशेष रूप से चर्चित हुई थी। समांतर कहानी के दौर में आपकी मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान जैसी कहानियां सराही गई। वैसे कुछ आलोचकों की राय में समांतर कहानी का आंदोलन कमलेश्वर द्वारा अपने को पुनः सुर्खियों में लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तावित किया गया था। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, नई कहानी के वृत्ति लेखकों मोहन राकेश, याद रखना मोहन, नई का ये यहाँ से एक पॉइंट बन चुका है एग्जाम में कि नई कहानी के जो वृत्ति लेखक कौन कौन से हैं, राजेंद्र यादव, नई और कौन, कमलेश्वर। हमने इसकी ट्रिक भी बनाई थी, कौन सी, रकम, ये नई कहानी के है, से राजेंद्र यादव, का से क्या नाम है, कमलेश्वर, और माँ से कौन है, मोहन राकेश, रकम शब्द बनाया था। ये नई कहानी के वृत्ति लेखकों हैं, याद रकम, रा से राजेंद्र यादव, का से कमलेश्वर, और माँ से कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश। कमलेश्वर ही ऐसे हैं जिनमें सामाजिक विसंगतियों, टूटते हुए जीवन मूल्यों, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, व्यक्ति के अमानवीकरण को वाणी देने का निरंतर प्रयत्न किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये रामचंद्र तिवारी का कथन थे सब। रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी, जो भी कहा इन्होंने आपके सामने मैंने रख दिया है। इससे बाहर आपको कहानी से जुड़ी कोई बात नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, मैंने हर जगह से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फिर कहता हूँ बार बार कि आपके लिए नोट्स इसीलिए महत्वपूर्ण है। जरूरी ये नहीं कि कोई ढूंढ नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, हिंदी है सबको पढ़ सकता है, मगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इतना बड़ा सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, तो मेन बात यह है कि आप अगर ढूंढने लगेंगे तो आपका समय चला जाएगा। तो मैं ढूंढ के आपको दे रहा हूँ, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सब आपको दे रहा। तो बस आपको क्या है, 299 कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। एक दिन अगर आप अपना खर्चा नहीं करें तो 299 कोई फीस ज़्यादा नहीं है, मगर 299 में आप वो ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि आपको क्या मिल गया है, ठीक है। इतना कोई नहीं देगा, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको जो मैं आपको दे रहा हूँ। बस मेहनत करो, पढ़ते रहो, भरोसा रखो, वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में नज़र आएगी। जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब कहोगे कि क्या मैंने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो भरोसा करके पढ़ो, गहराई से हमेशा पढ़ो, इतना याद रखना। बेशक जो भी पॉइंट पढ़ो गहराई तक पढ़ो। एक कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आस-पास, याद रखना, अब यहाँ से पॉइंट जरूरी होते हैं कि आस-पास कितने बच्चे, 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में क्या थे लिए, फूल दबाए। कहानी समाप्त होने पर गौरव, याद रखना, किस पर चढ़ाते थे, गौरव पर चढ़ाने के लिए उत्सुक बैठ जाते थे। तो 4-5 बच्चे हाथ में फूल लिए हैं और जैसे ही कहानी समाप्त होती थी गौरव पर चढ़ा देते थे, गौरी गौरा, ठीक है। आटे का सुंदर चौक, याद रखना, सुंदर चौक जो चौक बना था, कैसे बना था, आटे का बना था। पूरा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की कितने गौरे थी, याद रखना, 6 गौरे। कितनी, 6 गौरे रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली की बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। याद रखना, ऊपर वाले की क्या लगा था,
ऊपर वाले की बिंदिया और सिंदूर लगता था, और जो बाकी जो 5 थे उसके नीचे दबी पूजा ग्रहण रहती थी, एक और दीपक की बाती। ये सब आपको फैक्ट्स याद रखना है। फैक्ट्स की बातें स्थिर सी जलती रहती थी। इसमें बस ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देख लो एक बार फिर से, क्या है कि 4-5 बच्चे अपने हाथ में मुट्ठी में फूल लिए हैं। क्या लिए हैं? फूल लिए हैं। गौरों पे चढ़ाते हैं। कितने गौर हैं? 6 गौर हैं। याद रखना कितने गौर हैं। आटे का सुंदर चौक लगता था। ये सब पॉइंटों में पूछा जा सकता है। ऊपर वाले के क्या लगे थे गौर में? बिंदिया और सिंदूर लगता था, और नीचे वाले के एक और दीपक की बातें स्थिर जलती रहती थी। यहाँ से पॉइंट है। मंगल घट रखा जाता था, याद रखना, मंगल घट, जिस पर रोली, याद रखना, रोली से जो है सथिया बनाया जाता। सभी सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर जा आती थी। यहाँ अगर आपको मैं एक सार में कहानी सुना दूँ तो थोड़ी 2 मिनट में आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या है। ये 2 लोगों पे समांतर कहानी है। एक तरफ होते हैं कौन से? राजा निर्वंशिया, यानी राजा और रानी की कहानी है। ठीक है, राजा रानी की कहानी है। और एक तरफ चंदा और जगपति की कहानी है। चंदा और जगपति की कहानी है। ना तो राजा के बच्चे जन्म लेते हैं, यानी राजा के कोई बच्चा होता है, संतान होती है, और ना तो चंदा जगपति के कोई संतान होती है। तो राजा से अगर शुरुआत करें, एक राजा की कहानी इसमें ऐसे चलती है कि राजा, एक बार की बात है कि अपने घर से बाहर जाते हैं कोई गाँव में टहलने के लिए। तो एक महतरानी होती है, वो सुबह-सुबह झाड़ू लगा रही होती है, और वो राजा को देखती है, कहती है, अरे रे, मैंने राजा निर्वंशिया को देख लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं तो भूखे मर जाऊँगी। ये वो करते हुए अपने घर चली जाती है। राजा अपने घर पहुँचते हैं, कहते हैं क्या नाम है, वहाँ के जो सेवादार थे उससे कहते हैं कि जाओ महतरानी का वो घर नाजों से भर दो, क्योंकि उसने कहा है कि हमको देख लिया है तो उसका वो आज के दिन भूखी रह जाएगी। जाते हैं, नाज-वाज उसके घर जो है भर जाता है, और राजा नाराज़ होके वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही घर से छोड़ के जाते हैं, ठीक है, तो जो रानी होती है उनको सपना आता है कि आज के दिन आपकी मनोकामना पूरी होने वाली थी, पर राजा तो चले गए हैं। यानी आपके बच्चे हो सकते हैं, पर राजा तो चले गए हैं। रानी को ये ख़्याल आता है, जैसे उठती हैं, अपने एक मंत्री को साथ में लेती हैं और जाती हैं भटियारिन के रूप में, उनसे मिलती हैं, रात भर उनके साथ रहती हैं, फिर वापस घर चली आती हैं। फिर इधर राजा के बच्चा हो जाता है। उधर काफ़ी समय बाद जब राजा घर वापस आते हैं, तो पता चलता है कि उनके घर भी 2 बच्चे हैं, पर उनको ये लगता है कि मैं तो बाहर था, तो बच्चे किसके हैं, ठीक है? तो रानी पे शक जाता है, रानी को वो बहुत दंड वग़ैरह देने की सोचते हैं, मगर तब तक रानी माँ को, क्योंकि मंदिर में जाती हैं, वो कहती हैं कि माँ, अगर मैं सती हूँ, सच्ची हूँ, तो मुझे दर्शन दो और मुझे इनको बताओ कि ये बच्चे मेरे ही हैं। तो माँ अपनी शक्ति से, क्योंकि जिनकी पूजा करती थी रानी, शक्ति से उन बच्चों को छोटे शिशुओं में तब्दील कर देती हैं, और राजा को यकीन हो जाता है कि ये बच्चे मेरे हुए हैं। तो ये तो राजा की कहानी थी। अब चंदा और जगपति की जो कहानी थी, तो कुछ इसी से मिलती-जुलती कहानी है कि चंदा और जगपति एक दिन दयाराम की शादी में जाते हैं, ठीक है? वहाँ शादी में क्या होता है कि कुछ गुंडे आ जाते हैं। गुंडे आ जाते हैं, गोलियाँ वगैरह चलने लगती हैं, तो उसी गोलियों में जगपति के गोली लग जाती है जाँघ में, जो 6 इंच, यानी 6 इंच का गहरा घाव हो जाता है। गहरा घाव जब हो जाता है, तो अब सोचते हैं कि अब क्या होगा? अब ये आ गए हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्टल में ये भर्ती हो गए हैं। चंदा को जैसे पता चला कि रात जो है जगपति को गोली लगी है, तुरंत वो हॉस्टल में पहुँचती हैं, ठीक है? और रोने-धोने लगती हैं, कहती हैं कि ठीक है, दवाई-पानी तो होगी ही। ठीक वहीं पे एक कंपाउंडर होते हैं, जिनका नाम है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कंपाउंडर होते हैं, उनसे कहते हैं कि ये घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे, उसके लिए महँगी-महँगी दवाइयाँ लगेंगी। तो जब चंदा कहते हैं कि दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी? तो कहीं शहर से आएँगी, तो समय लग जाएगा, हम यहीं से कुछ व्यवस्था कराते हैं। यानी कहीं न कहीं वो जो क्या नाम है, बच्चन सिंह होता है, वो चंदा को पसंद करने लगता है, ठीक है? और इसी की आड़ में चंदा से अपनी मतलब दवाई वग़ैरह वो सब व्यवस्था करवा देता है, और जगपति का अच्छा इलाज होने लगता है, चंदा के लिए अलग खाट-वाट मिल जाती है, ठीक है? तो अब जगपति इनसे पूछता है कि ये दवाई वग़ैरह कहाँ से आई हैं? तो चंदा कहती हैं कि मैंने अपने हाथ के कड़े बेच दिए हैं।
हाथ के कड़े बेच दिए हैं, तो उसी से दवाई वगैरह आई है। हालाँकि बच्चन सिंह और चंदा के लिए एक सिर्फ़ आरोप होता है, पर ऐसा कुछ कहानी में नज़र नहीं आता है। ये कहानी के पढ़ने से लग जाता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है? बच्चन सिंह को जब एक बार रात में ये कड़े वापस देने जाती है हॉस्टल में ही, पर वो कड़े को वापस कर देता है, कहता है हम कड़े नहीं लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो सब चला करता है। इतना कह के फिर उनकी जो है भर्ती कट जाती है, अपने मैनपुरी सदर आ जाते हैं, क्या नाम है, जगपति और बच्चन चंदा। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि बच्चन सिंह का, वहीं पता भी चल जाता है कि बच्चन सिंह का भी ट्रांसफ़र वहीं मैनपुरी अस्पताल में हो गया है कहीं, ठीक है, कस्बे में। तो वो भी वहीं पहुँच जाता है। अब आना-जाना चंदा के घर बच्चन सिंह का आना-जाना तो रहता ही है, ठीक है। तो जगपति सोचते हैं कि मालूम जो है डॉक्टर आदमी है, कुछ ना ऐसा है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, इससे कुछ काम-धाम शुरू किया जाए। तो जगपति और जो बच्चन सिंह है आपस में थोड़ी बहुत मेल-मिलाप करके और लकड़ी का काम शुरू कर देते हैं। बच्चन सिंह, जगपति लकड़ी का काम शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जो है कोई ऐसी बात उठती वगैरह है, तो पता चलता है कि चंदा के बच्चा होने वाला है 6 साल बाद। तो वहीं जो चाची जो बहुत होती हैं, बहुत कहती रहती हैं कि इसके 6 साल में नहीं हुआ, ये बच्चा कैसे है, किसका बच्चा है? सारा शक बच्चन सिंह पे चला जाता है कि बच्चन सिंह का ही बच्चा है। ये मायके चली जाती है, ठीक है? तो उसके पे आरोप लग जाता है कि ये बच्चा जो है जगपति का नहीं है, बच्चन सिंह का है। अब खैर उसके पास कोई सफाई तो होती ही नहीं है, ठीक है? तो वहीं वो सोचती है कि अब हम लोग एक-दूसरे से तलाक ले लेंगे, ठीक है? तो वो मधुसूदन के यहाँ बैठने जाती है, ऐसी खबर आती है। फिर लास्ट में जगपति को समझ में आ जाता है कि हाँ, बच्चा मेरा ही है कुछ किसी प्रकार से, पर वो इसको बर्दाश्त ना करते हुए अफ़ीम ज़हर पी लेता है और 2 पर्चे कानून और चंदा के नाम छोड़ता है। चंदा से कहता है कि तुम बच्चे को लेकर एक बार चली आना, क्योंकि जब तुम मेरी लाश को वही आग देगा। और कानून के नाम ये पर्चा छोड़ता है कि मेरे मेरा ज़हर मैंने खाया है, मेरा सीना चीरा जाएगा। तो कहता है कि मैंने अफ़ीम और ज़हर नहीं खाया, मैंने रुपए खाए हैं जो बच्चन सिंह के मुझ पे कर्ज़ था। यही एक दोनों लोगों की एक कहानी है, ठीक है? चलो हम पढ़ते हैं। मंगलघट रोली से एक राजा निर्वंशिया थे, यहाँ तक हो गया था, ठीक है? एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग, याद रखना, सब वर्ण के लोग रहते थे। सब वर्ण के लोग अपना-अपना काम-काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, याद रखना, लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर थी और राजा को बहुत प्यारी। राजा राज-काज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। अब ये हुई राजा की कहानी। अब थोड़ी-थोड़ी बात थोड़ी राजा की करेंगे, थोड़ी जगपति की करेंगे, ठीक है? तो अब फिर कहते हैं कथावाचक कि मेरे सामने मेरे ख़्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दाँत काटी रोटी थी। याद रखना, बहुत गहरी मित्रता थी कथावाचक की और जगपति की। दोनों मिडिल स्कूल, याद रखना, दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती भी थी। मैं मैट्रिक पास, याद रखना, मैं मैट्रिक के पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया। याद रखना, कथावाचक मैट्रिक पास करके कहा जो है क्या हो जाता है, स्कूल में नौकर हो जाता है। कथावाचक मैट्रिक पास करके स्कूल में नौकर हो जाता है और जगपति क्या होता है, कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। याद रखना, कस्बे के यहाँ, कस्बे जो है कस्बे के यहाँ एक वकील थे, उन्हीं के यहाँ वो क्या हो जाते हैं, मुहर्रिर हो जाते हैं। कौन? जगपति। और वो स्कूल में नौकर, ठीक है? या जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। याद रखना, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदाई नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की साइत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। ये पॉइंट याद रखना कि जगपति की जो है पत्नी थी पढ़ी लिखी, यानी चंदा पढ़ी लिखी थी। पर घर की लीक को कौन मेटे, बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वाले ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई, ठीक है?
जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी कि बिटिया आज के बाद तुम्हें हमारे घर का संभालो। चंदा कहती जी अम्मा पहले तुम्हारा गला दबाई बाद संभाली। ठीक ऐसा कुछ नहीं होता। गृहस्थी का ढंग ढंग जो है ढंग बार समझा दिया और जगपति की मां ना जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली, मतलब अब छोड़ो, अब तो बहू घर में आ गई है, मुझे टेंशन नहीं होनी। पूजा पाठ समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। याद रखना, उनकी माँ को यानी जगपति की माँ को कौन सा रोग था? सांस का रोग था। कौन सा रोग था? सांस का रोग था उन्हें। उसको एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा के पास, याद रखना, चंदा को पास बुलाकर समझाया था कि बेटा जगपति बड़ी लाड़ प्यार का बला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुक कर इन्होंने कहा था कि जगपति, याद रखना बहुत अच्छा कथन है। ये कथन किसका है? उनकी माँ का है कि जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। ये कथन किसका है? उनकी माँ का है, जगपति की माँ का है। इंपॉर्टेंट कथन है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर, इनके दुश्मन कौन थे? देवर यानी इनके चाचा। देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना, नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह हुआ, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। जगपति का ब्याह हुआ, उन लोगों के छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग भंग कर दे। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज के तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कि माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति को देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। यानी उनकी माँ चल बसी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद, अब यहाँ से एक पॉइंट याद रखता कि कितनी उम्र हो गए हैं शादी को चंदा और जगपति के? 4 बरस हो गए हैं। कितने? 4 बरस। कितने हो गए हैं भैया? 4 बरस। ठीक है, भी वे गोद में न खिला पाई और चंदा ने मन में सन्न कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसी उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती। ये ऐसे कथन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि इससे पता नहीं चलता कि किस कहानी के बारे में है, और यही पॉइंट उठा के पूछा जाएगा आपसे कि किस कहानी से लिया गया ये अंश। तो राजा नीलबंसिया के घर में चारों तरफ जैसी उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत और कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। ये कथन इंपॉर्टेंट है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। अब यहाँ से माँ की बात, यानी राजा की कहानी हुई कि एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी राजा आखेट को जाते थे तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट कि 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। कितने दिन बाद राजा जब जाते थे महल में तो कितने दिन वापस आते थे? कितने दिन बाद? 7वें रोज बाद। कितने? 7वें रोज। कितने? 7वें रोज बाद लौट आते थे पहले। पर उस दफा जब गए तो 7वें दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी, याद रखना, रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली। याद रखना, किस जो है मंत्री को साथ लेकर गई थी खोजने के लिए। याद रखना, किसके साथ? मंत्री को। और इसी बीच जगपति, अब यहाँ से थोड़ी कहानी चलेगी राजा की और थोड़ी चंदा जगपति की, और कॉमन बताते चलते हैं ना, जो कि कॉमन बात होती है। राजा इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की और इसी बीच देखो, वहाँ राजा आखेट को गए थे, 7वें दिन बाद आ जाते हैं, पर वो उस दिन 7 दिन हो गए आए नहीं। अब यहाँ देखो जगपति रिश्तेदार की शादी में गया है। ठीक है, देखो जगपति को रिश्तेदार की एक शादी में जाना पड़ा। यहाँ पे देखो एक पॉइंट कितनी अच्छी बात है कि उसके दूर के रिश्ते की भाई दयाराम की शादी थी। याद रखना, ये सवाल पूछा जा चुका है जून में। ठीक है, कि दयाराम किस कहानी का पात्र है? दयाराम की शादी थी। कहा गया था कि 10वें दिन, याद रखना, 10वें दिन जरूर वापस आ। वो 7वें दिन वापस आ जाते थे और ये कहकर गए थे कि 10वें दिन में हमें वापस आ जाऊंगा। पर 6ठे दिन, याद रखना, कितने दिन हो गए? 6 दिन हो ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर, याद रखना, किसके हाथ?
किसी मुखबिर ने सारी खबर पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से बांट दिया है। लड़की वालों ने, वाह भाई वाह। आखिर लड़की वालों ने, दयाराम की जिससे शादी हो रही थी, वो बहुत मालदार थे। उन्होंने दयाराम के घर मार सोना चांदी रख दिया था। आखिर पुश्तैनी जमींदारी, याद रखना, पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। याद रखना, पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी दयाराम की जिससे शादी हो रही थी, वो जो उनकी पत्नी थी, अपने बाप की इकलौती लड़की थी। ठीक है। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात का डाका पड़ा। जवान आदमी, ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, जवान आदमी भला कौन मानता है। यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ठीक है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी जो है क्या है, गिद्दी बंद पड़ गई, पर जगपति और दयाराम, याद रखना, दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए एक हाँक लगाई। याद रखना, ये जो है जगपति का कथन है कि ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। ये जो लाठी है वो इसमें तेल पिलाई, इन लाठियों ने तेल पिया है, और तुम्हारी तो हवाई बंदूकें इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। याद रखना, लाठियों का जमाना है। जवानों पर दरवाजे पर तर टूटते रहे, और अंत में एक गोली, याद रखना, जगपति की जांघ को पार करती निकल गई। याद रखना, एक गोली कहाँ निकली, जांघ को पार कर गई है। दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समा गई। याद रखना, कहा एक जांघ को पार की गई थी और दूसरी गोली कूल्हे में समा कर रह गई। ठीक है। एक बात, चंदा रोती कलपती और मनौतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल में से छुट्टी मिल गई थी। दयाराम तो बहुत सस्ते में छूट गया। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। आप समझो, देखो यहाँ से कहानी को पॉइंट समझना कि मरीजों की जो मरीज आते थे, उनके जो रिश्तेदार होते थे, उनके ठहरने की जो कोठरी थी, उन्हीं में चंदा को रुकने के लिए कहा गया। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। याद रखना, कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव कितनी दूरी था, 4 किलोमीटर। कितनी दूरी पर था भैया, 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते थे। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी, और कूल्हे में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव हो गया था। कूल्हे में कितने इंच गहरा घाव हुआ था, 6 इंच। कितने इंच, 6 इंच। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते थे ना, कंपाउंडर ही जो थे वही मरीजों की देखभाल रखते थे। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था, या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। याद रखना, छोटे डॉक्टरों के लिए, छोटे मरीजों के लिए, मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। याद रखना, यहाँ पे रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटे, कितने, 6-7 खाटे थी रोगियों की। कितने, रोगियों की 6-7 खाटे ही थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, कितनी खाटे थी, 6-7 खाटे थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। याद रखना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मरीजों के कमरे से लगा हुआ दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभी बैठता था। नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर, याद रखना, बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी, याद रखना, देखो अस्पताल में जो केस आते थे वो कैसे थे, अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते थे, याद रखना, फौजदारी के शहीद आते थे, या फिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग छठे छमासे। कब, छठे छमासे, 6-6 महीने में कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ता तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते, और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती।
उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया और उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। समझ रहे हो? जगपति बुरी तरह करहा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह सतर होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला आंखों से अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू छूट पड़ा। चंदा रोने लगी। बच्चन सिंह सिहर सा गया। उसके हाथों की अभ्यस्त निठराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहों, कराहों, दर्द भरी चीखों, चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, फोड़ों को पके आम सा दबा देता था। खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चा रोगी की हिम्मत टूट जाती है इसे। ये बच्चन सिंह कहता है। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। ये पंक्ति बहुत अच्छी है, पूछी जा सकती है। जब तक वह घाव की जो है गर्म पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों के करुण उसे घेरे रही, यानी चंदा देख रही थी। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा कि दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 दिन में भर जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जांग का घाव कितने दिन में भरेगा? 10 रोज में भर जाएगा, लेकिन कूले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी सी अच्छी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं, कथन बहुत अच्छा है कि दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को भी चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आते। फिर भी, अब ये चंदा कहती है फिर भी, तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा पूछने लगती है। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें, बच्चन सिंह ने कहा। ये कथन याद रखना। चंदा चुप रह गई। बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बच्चन सिंह अब कह रहा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आवाते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते रुक गए। ये बच्चन सिंह का पूरा कथन था। कहाँ से आते आते देर लगेगी? महकमे से, और महीने लग जाएंगे, और डॉक्टर लाएंगे तो जल्दी आ जाएगी, याद रखना। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया है। याद रखना, ये बहुत अच्छा कथन है। ये इस कथन आपसे पूछा सकता है कि आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया। ये सिर्फ कथन पूछेगा। और ये कहानी कहाँ से है, ये कथन कहाँ से है, तो आपको लगेगा कानों में कंगना या कोई और कहानी लगेगी, पर राजा निर्वंशिया कहानी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पेड़ वेड़ की बात ही कहीं नजर नहीं आती। आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया, एक मुहावरे का प्रयोग, एक लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। आकर वह जगपति की खाट से लग कर बैठ गई। जी हाँ, इसे आपको हर एक नाटक, हर एक कहानी, हर एक कविता, आपका ध्यान जहाँ नहीं जाता वहाँ मेरा ध्यान पहुँच के वो लाइन में कलर कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, ताकि आपको इन्हीं पॉइंटों को लास्ट में पढ़ के चले जाना है, एग्जाम में बैठ जाना है। ठीक है, भरोसा करके आप नोट्स इनको जरूर ले लें, मैं यही कहूँगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत फायदा होने वाला है।
ठीक है। कोई भी बच्चा या कोई किसी को लगता हो कि नोट्स में वो दम नहीं है तो पीछे प्रीवियस ईयर पेपर उठा लें, किसी के नोट्सों से मिला लें, कुछ भी करके फिर मेरे नोट्सों की उनसे तुलना कर लेना, ठीक है। नाखूनों को अपने पैरों से दबाती रही, धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह, याद रखना, तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख दिया। चंदा ने जगपति को कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, जगपति की कलाई, कि कंपाउंडर साहब कह रहे थे कि इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूं, पर देखो चंदा, ये कथन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कथन। जगपति का कथन है। किसका कथन है भैया? जगपति का कथन है, नहीं भूलना है, कि चादर के बराबर ही पैर फैलाए जाएं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं। ये सिर्फ इतना पूछा जाएगा कथन कि किसका कथन है, कि चादर के बराबर ही पैर फैलाए जाएं, किसका कथन है? जगपति का। अब ये चंदा कहती है कि औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। ये भी बहुत अच्छा कथन है, किसका है? चंदा का, ठीक है। देखा जाएगा, कंप्यूटर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे मैं कहूँगी। चलो, नहीं चंदा, ये देखो, यहाँ से कथन थोड़े इंपॉर्टेंट है कि उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए। इसमें तो तुम नहीं जानती कथन, ये वेरी 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 4 बार इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे, कि कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। 3 से 4 बार ही इस कथन को इंपॉर्टेंट लिखो, ठीक है। कथन किसका है? जगपति का। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी थी और चंदा के ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। देख रहे हो जी बच्चन सिंह का जलवा। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थीं। याद रखना, ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि जब जगपति के क्या नाम है, जब चंदा आई थी उनके, तो जगपति के चेहरे पर क्या थे? तो मानसिक पीड़ाएं की असंख्य रेखाएं उभरी थीं, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह नहीं पाई। उसके जी में आया कि कह दे कि क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? कहने का अर्थ यहाँ पे जगपति थोड़ा नाराज हो जाता है कि तुमने ऐसा, मतलब ये दवाइयाँ कहाँ से लाई हो तुम, ये दवाइयाँ तुम कहाँ से लेकर आई हो और तुम्हारे पास पैसे इतने आए कहाँ से, ठीक है। तो वही चंदा कहती, सोच रही कि मन तो किया कि पहले कह दें कि तुम तो कभी उधार लेते नहीं हो किसी से, हमने ले लिया तो तुमको बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। पर वह तो यही कहता है कि क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लेगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन किसका है? चंदा का। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से। एक बार और बता दूं, आपको एग्जाम के समय में जब भी पढ़ना है तो जितना मैंने कलर किया, अंडरलाइन किया, बस उसको पढ़ के निकल जाना है। अगर पॉइंट पूछेगा तो इन्हीं से पूछेगा, ठीक है। स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये दवाइयाँ, बहुत अच्छा कथन है, कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में से आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कहा कि कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती है। देखो कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, ठीक है। कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए खाट का इंतजाम ही कर दिया है। समझ रहे हो? बच्चन सिंह ने उसका कमरे से निकली तो सीधे कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई जहाँ पे बच्चन सिंह थे।
जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की, याद रखना, लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। अब ये मैं, आप सोचोगे कि इसको सर आपने अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि अब ये बताओ, आग की या लैंप की रोशनी कैसी होती, लाल ही होती, पर यहाँ लैंप की पीली रोशनी है, तो इसीलिए हो सकता है एग्जाम पूछ ले कि राजा रिवंशा की कहानी के अनुसार उसमें जो लालटेन होती है उसकी रोशनी कैसी होती है। उसका कुछ भरोसा नहीं ना, एनटीए का कुछ भी पूछ सकता है। जब वो चक्की की आवाज पूछ सकता है तो ध्वनि क्यों, इसकी रोशनी क्यों ना पूछे। पीली रोशनी लेता था जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है, वह बेधड़क सी दवा खाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने व्रत में अधिक, याद रखना बहुत अच्छे कथन है, कि वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने व्रत में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरों को और घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई। ये कथन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया हो और जिसमें पानी की गहराई पाताल की जो है परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो, नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। यह कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा निर्वंशिया की कहानी से है। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काल पिशाच, याद रखना, काल पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई। उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। अब देखो यहाँ पे कथन देखो कितना अच्छा है कि सामने का घना पेड़ स्तब्ध पड़ा था, खड़ा था। यहाँ से ये कथन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे पूछने लायक हैं। यही क्योंकि ये आपको लगते नहीं कि ना कहानी से हैं कि सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था, उसकी काली परछाई की पर्दी जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। कितना अच्छा कथन है। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक करह की आवाज दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत कहते हुए कहा कि यह कड़ह तुम्हें देने आई थी। बच्चन सिंह से कह रही है, तो वापस क्यों चली जा रही थी, ये बच्चन सिंह कह रहा है। चंदा चुप और दो क्षण रुक कर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा, याद रखना सोने का कड़ा था, चांदी का था भी नहीं, सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस ना होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप से महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रसन्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। देखो कुछ नहीं, कहानी के अनुसार उसका कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि भाई इसको कड़ा देने गई थी, नहीं लिया कड़ा वापस कर दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। अब यहाँ पर एक यही बात हो गई कि कड़ा उसने वापस कर दिया और ये बता चुकी है बच्चन सिंह से कि कड़ा मैं जगपति से बता चुकी है कि कड़ा बेच के ये दवाइयाँ आई हैं। इसी के चलते उनको थोड़ी टेंशन हो गई बच्चन सिंह जगपति को। अब देखो ये कथन बहुत अच्छा है कि कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभक था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की ली
बीच से फट गई थी, यानी जो लौ होती है बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती। ये समझ रहे हो कि कवि की गहराई क्या है, एक लंप की गहराई क्या है, समझ रहे हो। सुबह चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरहिता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराइयों से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित है। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी। अब देखो यहाँ वही बात की चंदा जगपति के बारे में क्या हुआ, अब राजा और रानी के बारे में। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी को का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। यही देखो, चंदा को बच्चन सिंह का जो मेल मिलाप है वो जगपति को अच्छा नहीं लगा, और जो कि ना कि वहां पे चंदा गलत है ना इधर रानी गलत है। रानी मंत्री के साथ सिर्फ ढूंढने ही तो गई थी, राजा को बुरा लगा। मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गड़ी रहती थी कि उनकी कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला, क्या बात है, उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन लोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो ही होगा और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। अब यही बात मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका तबादला कहाँ हो रहा है, कि मैनपुरी के सदर अस्पताल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैनपुरी के सदर अस्पताल में। कहाँ? मैनपुरी के सदर अस्पताल में। आखिर वह ठीक तो होगा ही और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ, जो कह नहीं सकते, भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीन सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की, ये देखो कथन बहुत अच्छा है, कि तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं, याद रखना, लक्ष्मण की रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांपकर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। ये कथन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। और 15-20, याद रखना, कितने दिन बाद? 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। तो 15-20 दिन तक ये अस्पताल में रहते हैं। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उसकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही, याद रखना, नुक्कड़ पर ही जमुना सोनार की कोठरी में सुरही जो है फेंक रही थी, फपक कर रही थी, बुझने वाली थी। ठीक है, याद रखना, नुक्कड़ पर जमुना सोनार की कोठरी में सुरही फपक कर रही थी, बुझने वाली थी, जिसके दराजदर दरवाजे से लालटेन की रोशनी की लकीरें झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहावने पर बुरी तरह भर गया था। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। जमुना सोनार सामने ही, एक बात ये नुक्कड़ पे जमुना सोनार की हुई है, दूसरी सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के, याद रखना, जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाया। याद रखना, मुंशी जी क्या कर रहे थे? खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने में मशगूल थे।
जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से, चाची बहुत बेकार है इसमें, ठीक है, चाची चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, क्या, कि राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आई है। याद रखना, बहुत अच्छा कथन है कि राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आई है, इंपॉर्टेंट कथन है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घूमते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला कि अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी, भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। ये कथन, ये बहुत गुस्सा हो गया, तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम चला लो। अब देखो, यही एक लाइन से ये पूरी कहानी का मूड ही बदल जाता है कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ना तेल ना ये जो डॉट है, मतलब अपूर्णता की बात करता है, यानी पूरी बात नहीं कही गई, अधूरी बात कह के छोड़ दी गई, यानी ना कभी तेल होगा ना तुम्हारे कभी बच्चा होगा। ये बात बहुत इसको बुरी लग जाती है चंदा को। यहीं से कहानी की जो है विपरीत दिशा शुरू हो जाती है। टाइम कितना हो गया? चलो आज इतनी रखते हैं और बस कल जो, चलो थोड़ा बोलें, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, तेल ना तेल, कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात के अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था कि राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, और सिसकती सिसकती चंदा ना जाने कब सो गई। पर जगपति की आंखों में ना नींद आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे, दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमेली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर देखता था, और वह सिर उठाता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने की व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। ये मनोवृत्तियां उसकी चल रही हैं जगपति की। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार की चक्कर काट आया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घी बंध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखेरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों की ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल जिनमें ये छोड़ दो यहाँ पे पॉइंट। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और अंगुली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटा कर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पास पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कोठरी चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। अब उसको सोने के कड़े वही मिल जाएंगे।
बड़े बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला, एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सो गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक उसने तो कहा था कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ, उसने वे कड़े उसी रुमाल में लेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों कड़े आज तक छुपाए रहे? उसने इतना बड़ा दुराप क्यों किया? आखिर क्यों, किस लिए? ये अब मन में उसके चल रहा है जगपति की मुझसे झूठ क्यों बोला इसने। और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीप का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में जो है उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद, याद रखना, उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मोहरे रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो ना जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। ये बहुत अच्छा कथन है कि उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व, याद रखना, पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा, मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। ये कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगपति का है कि एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है। ये कथन 3-4 बार वेरी इंपॉर्टेंट है। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं उधार कर ढांपेगा। समझ रहे हो? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार ले, पर किस संपत्ति पर क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज खरीदते वक्त भाव में 1 पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर 1 पैसा बचाते हैं। 1-1 पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवाकर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर 1 आध पैसा उघार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोंचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़, याद रखना, 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दिन छोड़ दो। ये कोई मतलब नहीं इसका। अच्छा हाँ, उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में एक साइकिल, अब यहाँ इनके घर जो है जगपति वो बच्चन सिंह आया हुआ है इनके घर पे, चंदा के घर पे, और जगपति गया हुआ था। तो जगपति देखता है तो उसको टेंशन तो होती है कि बच्चन सिंह हमारे घर। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगुंतक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था और उसके बाद चंदा का स्वर। अब आते ही होंगे। ये बात कहा किसने? जगपति ने, वो सॉरी चंदा ने कहा बच्चन सिंह से कि बैठिए थोड़ी देर, अभी तो जगपति आने वाले होंगे, बैठिए ना 2 मिनट। कितनी देर बैठने के लिए कही? 2 मिनट। और अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। अब ये जगपति का कथन, बच्चन सिंह का कथन है कि हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन कहा है कथन?
किसका है? बच्चन सिंह का है। जगपति असमंजस में पड़ गया, वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या क्या खर्च है। पर जब उसने पैर उठाए तो वह बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई, वैसी ही वही जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान है? यानी वो पूछना चाह रहा था। चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रहे थे कि अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, देखो आके। यही सब इनकी बातें होती हैं, जाने कैसे कैसे आदमी। तो ये सब छोड़ दो, ये कथन देखो, इम्पोर्टेंट है कि इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते, तुम तो उल्टे पार पाँव लौट आओगे। यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि चंदा कह रही थी कि मैंने बुलाया नहीं था, और ना तुम किसी के घर ऐसे जाके बैठोगे जिस प्रकार से बच्चन सिंह यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये इस कथन का यही मतलब है। चलो, तो अब ये कहते हैं, कौन? बच्चन सिंह कहते हैं कि आड़े वक्त, ऐसा ना कहो चंदा, आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उससे कुछ भी दिया जाएगा। यानी इस कथन का इस यहाँ पे ये मतलब है कि ये कहना चाहता है कि ऐसे मत बोलो बच्चन सिंह के बारे में, उससे कुछ फ़ायदा उठाऊंगा। यानी कुछ फ़ायदा, यानी उससे पैसे लूँगा, कारोबार शुरू करूँगा, फिर मुनाफा आधा हो जाएगा। यही बात है इस कहानी का मतलब, बाकी छोड़ दो। अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार, या माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं, वह भूखा नहीं मर रहा। ये बात जगपति मन में सोच रहा है। जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है कुछ और वह सोचता है, वह कुछ क्या है सुख? शायद हाँ, शायद नहीं, वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, भाव में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना शायद हाँ, शायद नहीं, ये मन की चिंता उसकी है। चंदा का शरीर, लेकिन उसने शरीर क्षणिकता को भी देखा। तो फिर धन, शायद हाँ, शायद नहीं, उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ? कुछ क्या है? ये कथन आपको बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ तक करेंगे ये बातें, इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी आत्मा में नासुरता सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम है, हाँ यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अच्छा हो या सुरक्षा, यानी अच्छा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृति आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ है जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ है जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम चाहता है, काम चाहता है। ये जगपति अपने बारे में सोच रहा है। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। बच्चन सिंह उससे हाथ मिला चुका है। तालाब वाले, याद रखना, तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर, याद रखना कहाँ? दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई थी। बोई टक टंग गया, यानी टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन, याद रखना किसकी पूजा की थी? टाल पे लक्ष्मी पूजन भी हो गया, हवन भी हुआ, लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पूरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया। ठीक है, गांठें एक और रखी गई, चेला का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3, याद रखना कहानी समय क्या है, 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर कटाने का तय किया गया। ये जगपति सब सोच रहा था। बड़ी बड़ी स्क्रीन बनी कि किस तरह क्या होगा, यही सब बातें इमारत जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी।
चीरने की नई मशीन लगेगी, कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में भी लग गया है। ये सब उसके अंतर्मन की घटनाएँ हैं। छोड़ो, ये पॉइंट सब छोड़ो। हाँ, यहाँ से ये पॉइंट पढ़ लो। चलो इसको अपने आप से पढ़ लेना, इसमें कोई है नहीं ऐसी बात। हाँ, बच्चन सिंह बोलता जाता क्या तरकारी बनी है, क्योंकि उसके घर आया हुआ था खाना पीना खाने के लिए। ठीक है, तो बच्चन सिंह बता रहा खाने की तारीफ कर रहा है उनके जगपति की। बच्चन जगपति की जुम्नी चंदा की क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी तरकारी। वाह वाह क्या बात है, क्या अंदाज की है आपने। ठीक है, और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती है कि इन्हें बहुत इम्पोर्टेंट, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना भुना थी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। नहीं, जब तक इनको जो प्याज का भुना ना मिले तब तक इनको पेट नहीं भरता। किसका? जो है जगपति का या सिर का। याद रखना, बच्चन सिंह को दाल के संग प्याज चाहिए और सिरका चाहिए। अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। ठीक है, इन पॉइंटों से कोई मतलब नहीं, कहानी वही है। कोई एक नस दुखती तो अब ये जगपति के अंतर्मन की घटनाएं हैं। ठीक है, जगपति यही सोचता है कि क्या क्या करूं, कि कोई एक नस दुखती, ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई एक नस दुखती तो वह सहलाता भी, जब सभी नसें चटकती हों तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। बहुत अच्छा कथन जगपति से। ठीक है, लेटे लेटी उसकी निगाहें ताड़ की उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती हैं। याद रखना, ताड़ के पुख्ता कब्र पर जम जाती हैं, जिसके सिरहाने कटीला बबूल, याद रखना, बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न सा खड़ा था। याद रखना, पुख्ता कब्र पर जम जाती है और जिसके सिरहाने कटीला बबूल का, याद रखना, कटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिस कब्र पर एक प्रदानसीन औरत बड़ी लिहाज से आकर याद रखना, प्रदानसीन, उसी कब्र पे प्रदानसीन एक औरत बड़े लिहाज से आकर बड़े सवेरे सवेरे बेला और चमेली, ये भी याद रखना, बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाते, घूम घूम कर उसके फेरे लेते और माथा टेक कर कुछ कदम उदासी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाते। शाम होती फिर आती, एक दिया बारती और अगरबत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए चली जाती। तो ये एक लड़की वहां आती थी, उसी का यहाँ पे वर्णन है। छोड़ दो। अब यहाँ राजा की बात आई। ठीक है, ये चंदा की बात चल रही थी कि क्या क्या हुआ है, लकड़ी का टाल खोल दिया है। ठीक है, ये सारी कुछ हो चुकी है उसकी कहानी। अब देखो राजा निर्बंसिया के बारे में कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण। कहते हैं कि राजा सवेरे सवेरे टहलने जाते थे। ठीक, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी क्या कि हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, ना जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, ना जाने कौन सी विपत्त टूट पड़ी है। ठीक है, राजा को इतना दुख हुआ कि उन्हें पैरों मैल को लौट गए और मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाश से भर दें। ये कहानी यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। और फिर क्या हुआ, और सब राशि वस्त्र उतार कर राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। ठीक है माता जी, रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजते खोजते उस सराय में पहुंची जहां वह टिके हुए थे। याद रखना, रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट गई। ठीक है, चलो ये अब फिर वही बात है कि यहाँ पे क्या होगी, चले आए हैं और अब आगे की बात आगे होगी। ठीक है, यहाँ इस कोई मतलब नहीं है, जो देख लो फिलहाल।
बनकर राजा के पास रात में बचे जो पहुंची, रात भर उनके साथ रही और लौट कर आ गई। 2 ही दिन में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेह की तरह यह खबर बरस कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चे होने वाला है। वहाँ रानी के भी बाद में पता चलेगा, यहाँ पे रानी के जो है चंदा के नुक्कड़ पर, याद रखना। अब देखो पॉइंट यहाँ पे, जब सुना कि चंदा के बच्चा होने वाला है, क्योंकि बच्चन सिंह और जगपति आपस में दोस्ती हो जाती है, लकड़ी की टाल खोल लिए हैं, उसी से मतलब जो है लकड़ी बेचते हैं। बच्चन सिंह का आना जाना जो है जगपति के घर हो जाता है। अब जगपति यानी चंदा गर्भवती है, तो लोगों के मन में क्या क्या बातें हो रही हैं ये सुनो। नुक्कड़ पर जमुना सुनार, याद रखना, जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। जैसे ये बात सुना कि चंदा के बच्चा होने वाला, जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही की रुक गई। एक बात कहाँ पॉइंट याद रखना, पूछा जाएगा कि चंदा होने वाला था बच्चा होने वाला था चंदा को, ठीक है, तो उसकी जब आवाज़ फैलती है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं। क्या बोल लेता हूँ, 4-5 क्लासेज लेता हूँ तो कुछ ना कुछ मन में ऐसे बोलने लगता हूँ। जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई, एक बात। दूसरी, मुंशी जी ने अपना मीजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। सोचो, यहाँ पे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। बंसी किराने, याद रखना, बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सब घटनाएं सुनना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़ कर रोक कर सुना। ठीक। हंसराज पंजाबी ने अपने नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरत के झमघट में बड़े विश्वास पर वेद भरे स्वर में सुनाया। अब यहाँ से देखो कि आज 6 साल हो गए शादी को, ना बाल ना बच्चा, ना जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। ना जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली को तो पुश्तों से ऐसे मर्जाद रहे कि गैर मर्द औरत के परछाई तब तक नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं। यही सब बकती हुई जा रही है इसके बारे में। ठीक है, छोड़ दो, यहाँ कोई पॉइंट नहीं पढ़ने लायक है। अब यही बात देखो, क्योंकि बच्चन सिंह जगपति को बहुत गुस्सा आया है कि भाई बच्चा किसका है, क्योंकि इसके अंदर शक तो जाएगा ही भाई। ठीक है, तो अब ये भी नहीं सुन पा रही है जो चंदा है कि ये शक कर रहे हैं मुझ पर। तो देखो क्या कह रही है जो चंदा। जगपति से घर में बैठे थे और बच्चन सिंह से कहते कि मैं कल गाँव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था, बोला अच्छा जाओ। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया, कि मतलब चंदा समझ गई कि ये मुझसे कटना चाहता है। बांध टूट गया या मुझसे नाराज हैं। वहीं घुटनों में मुंह दबाकर जो है फक रोने लगी। जगपति क्षण पर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए फूट पड़ा। इसको लगता है कि ये इसलिए क्यों रो रही है, इसने गलत कदम उठाया, इसी के चक्कर में रो रही है। तो ये क्या कहता है जगपति कि यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशरम बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश के तले ये सब कांड हो रहे थे। ये सुन के बहुत उसको गुस्सा आता है और मन करता है कि बस क्या हो जाए। ठीक है, तब की बात झूठ है, शक्तियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया इस बात से जाहिर हो गया। पर एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ने अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र, बबूल और ताड़, याद रखना कौन कौन, तालाब के बगल में कब्र, बबूल
और ताड़ के पड़ोस में एक परमन मुर्दा हो गया था। ठीक है, अब ये यहाँ पॉइंट कोई पढ़ने लायक नहीं है। हाँ, अब ये सब सोच रहा, उसके बाद में नज़दीक के गांव में एक लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान है, न मन, न इच्छा। वह उस आग में पहुंच गया है। बैठे सब सोच रहा है बैठे बैठे। ठीक है, दूसरे कटने थे, पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो दो आरे वाले ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आबाद शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर, ये इंपॉर्टेंट, यही बात मैं कह रहा था, बन्ने और सकूरे की कुल्हाड़ी बज उठी। याद रखना, बन्ने और सकूरे आरे वाले हैं ये। अब बन्ने वहां पे मैंने नहीं लिखा है, सकूरे लिखा है। बन्ने और सकूरे ये गौड़ पात्र हैं। बन्ने सकूरे, बन्ने सकूरे, बन्ने सकूरे। कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जल, ठीक है, चलो। अब इसके मन में ये सब चल रहा है कि जब तुमने बेच दिया, तुमने बेच दिया सकूरे। याद रखना कि उसकी जब लकड़ी है, कौन कितनी लकड़ियां ले जानी थी, 2 भैंसा गाड़ियां जो होती हैं वो लकड़ी उनकी लेने जाते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, ये वहां पे देखो, सकूरे कहता, सकूरे ने इशारा किया था, पेड़ की शाख हरी है, ठीक है, पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हाँ, ये सकूरे का कथन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी एक पेड़ था, बहुत हरा भरा था, तो राजा रविंद्र, वो क्या नाम, जगपति कहता है इसको छोड़ दो, इसको ना काटो। तो सकूरे ने क्या कहा है, कथन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरा होने से क्या है, उखड़ तो गया है, न फूल का, न फल का, न कौन इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएंगी। सकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्ताजी अंदाज से कहा। बस ये बात इसको खल जाती है जगपति को। जैसा ठीक समझो तुम, जगपति ने कहा, उड़ जो है उठकर मेड़ के मुक्के पे पानी पीने लगा। ठीक है, राजा की अब देखो यहाँ पे ऐसी इतनी बात हो गई। कई बरस बाद राजा जब, अब राजा की कहानी, कई बरस बाद राजा प्रदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुना करते थे, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह की कोशिश की पर पहिया ना निकला। याद रखना, कहाँ, पतेल की झाड़ी में उलझ गया था राजा का पहिया। एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन, याद रखना, सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने, कौन से दिन का बच्चा जन्मा हो जो उनकी गाड़ी के पहिए में छुआए तो गाड़ी निकल जाएगी, सकट के दिन का, याद रखना। वही 2 बालक खेल रहे थे, उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाशी सकट की है। पर अब यही बात है कि हमारी पैदाशी सकट की है, अगर तुम मैं अपने घर से सुपारी ला के यहाँ पे छुआऊँगा, मगर जब जब तुम मुझे आधा धन दोगे तभी। तो मंजूर कर लेते हैं राजा, कहते हैं कि ठीक है, लेके आओ। ठीक है, वो लेकर आते हैं, सुपारी छुआते हैं और ये क्या नाम है, उनकी गाड़ी, वो बालक आगे आगे और राजा पीछे पीछे अपनी गाड़ी लिए पहुंचते हैं। तो राजा देखते हैं कि मेरे घर के ही सामने इसने अपनी गाड़ी रुकवाई है। यही तक ये कहानी है। ठीक है, राजा अचरज हुआ कि हमारे महल के दोनों बच्चे कौन हैं। ठीक है, ये बात बहुत, राजा को विश्वास नहीं हुआ, रानी बहुत दुखी हुई। राजा को विश्वास नहीं हुआ, रानी बहुत दुखी हुई। ये कहानी यही समझाती है कि महल के बच्चे आखिर हैं कौन, राजा तो बहुत पहले चले गए थे। गाड़ियाँ जब टाल पर, अब देखो जगपति की बात देखो यहाँ पे, गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने, याद रखना, मुंशी जी का कथन है यहाँ पे, मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया कि अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। ठीक है,
और फिर बोलते हैं कि भगवान के, ये मुंशी जी का कथन है कि भगवान के राज में देर है, अंधेर नहीं जगपति भैया, आखिर बच्चा हो ही गया। पर जगपति ने सुना, पहले उसे गही नजर में सब बातें करते हैं, अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब सब बड़े बड़े हार गए। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, याद रखना मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात कह दी हो, यानी ये बताना चाहते हैं कि चलो कोई नहीं, जो कुछ हुआ सो हो गया। अब यहाँ पे एक कथन ये कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा कि चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है, चाहते तो वो यही मर जाए, जो है मर जाए तो रास्ता खुल जाए, पर राम जी की मर्जी, सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। ये बात सुनकर जगपति को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर से दबा हूँ, तन से मन से पैसे से इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूँ। ये बात जगपति कहते हैं। ठीक है, छोड़ दो यहाँ से। आगे सत्यानाशी कुलबुने चाची कहती हैं। अब ये चाची का कथन है, बहुत अच्छा कथन है, बहुत गलत सलत बोलती हैं। चाची कहती हैं कि चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ औरत, वह कुछ नहीं, सॉरी, ये जगपति का ही कथन है, ये जगपति का कथन है। ठीक है, चंदा के लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर वह नारी ना बनती, जो है बच्ची ही बनी रहती उस रात की शिशु चंदा। अब इसको सब कुछ याद आ जाता है कि पहले दिन जब हम लोग आए थे तो उस रात में क्या क्या हुआ था। ठीक है, चलो अब ये कथन जगपति का बहुत इंपॉर्टेंट है कि औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है, जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है, नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। ये कथन जगपति का है। अब किस कहानी से है? राजा निर्बंसिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वह स्वयं भी तो एक उगता हुआ पेड़ है, ना फल का ना फल का। ये बात वहाँ जो पूरे कहता है उसी की बात यहाँ पे याद कर लेता है यहाँ। ठीक है, अब देखो, पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार, यहाँ पे देखो क्या नाम है इसका, हाँ ठीक है, हाँ, ये अब रानी इनको, या जो राजा रानी की कहानी थी, रानी अब यकीन दिलाएंगे कि ये बच्चे उन्हीं के हैं। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची, माँ सुनाया करती थी। अपने सतीत्व की सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे, कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भराया और उनमें से धार फूट पड़ी, जो शिशु के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो या मेरे पुत्र हैं, और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। अब देखो, उधर राजा रानी तो एक हो गए, शक मिट गया, पर यहाँ पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग कर अफीम और तेल पीकर मर गया। अफीम और तेल पीकर मरा था, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की, याद रखना, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था, ये एक बात, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। दूसरा काम क्या किया? राज के नए सिक्के, याद रखना, राज्य के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार, याद रखना, बड़े राजकुमार, क्या, बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया। ये इनकी कहानी यही तक थी। ठीक है, आप देखो, जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे, इन्होंने दो काम वो किया, एक रानी जो है, क्या नाम है, क्या काम किया था, हाँ, रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया और बड़े राजकुमार के नाम से सिक्के चलवाए, ये दो काम। और इधर जगपति कौन से काम कर रहे हैं? जगपति ने दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरे कानून के नाम। लास्ट कहानी है, चंदा को उसने लिखा था, क्या लिखा था कि चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। बहुत अच्छे अच्छे कथन है।
आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर ज़रूर चली आना। ये चंदा के लिए लिखा। कानून को उसने क्या लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने ही नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे ज़हर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें ज़हर है। मैंने अफ़ीम नहीं रुपए खाए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने अफ़ीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज़ का ज़हर था। उसी ने मुझे मारा है, मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए। बस ये इन किसके लिए लिखा, काम जो है कानून के लिए। माँ जब कहानी समाप्त करती तो आस-पास बैठे बच्चे भी फूल चढ़ाते थे और राजू सर की भी कहानी समाप्त हो चुकी है। अगर कहानी पसंद आई हो और कहानी का जो मैटर आपको पसंद आया हो तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोग कर दिया करो कम से कम, ठीक है? चलो बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर कहता हूँ अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 97 21 56 58 75, ठीक है? आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो क्योंकि सर नोट्स चाहिए, पे मात्र 299 में आपको संपूर्ण नोट्स दिए जाएँगे। 8 यूनिट इनके याद रखना, 2 यूनिट की अभी बात नहीं करता, उनका टाइम मिलेगा उनको भी दूँगा, पर 2 यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सॉरी 8 यूनिट की। उपन्यास निबंध छोड़ के संपूर्ण नोट्स आपको मिलेंगे, बेहतरीन हर जगह से शामिल नोट्स होंगे, ये बार-बार आपको कहूँगा। क्यों? क्योंकि आपको इन नोट्सों के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, इन 8 यूनिटों के लिए। चलो बहुत-बहुत धन्यवाद।